हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 26 है, टॉपिक नंबर 9 है, इसका ये पार्ट 6 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन इस टॉपिक नंबर 9 में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी तक 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी इसके आगे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अगर हम बात करें बुक की तो चल रहा है आरोह भाग 2। ये पहली बुक है जिसके 2 भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड को पूरे को मैंने 16 क्वेश्चन के साथ खत्म कर दिया है। अभी चल रहा है इसका दूसरा भाग गद्य खंड, जिसमें मैं अभी तक आपको 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ये 15वां क्वेश्चन है। आप इस वीडियो की अगर पहले पार्ट की बात करें, यानी पार्ट नंबर 5 की बात करें, उसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गलती ये थी कि ना वहां पे मैंने 6, 7, 8 ऐसे करके फिर 9, 10, 11 यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक थे। फिर 11 के बाद मैंने सीधा 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था 13, जबकि वो 13 नहीं था, वहां पे वो 12वां क्वेश्चन था। और जो यहाँ पे 14 क्वेश्चन लिखा था रियल में वो 13 था और 14 वो उसके नीचे था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों की? मैं यानी कि उस वाली वीडियो में अभी तक 14 क्वेश्चन हुए हैं, आप जाके नोटिस कर लेना इस चीज को। अभी अपन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 15वां। उस गलती को सुधार लेना आप लोग, जब लिखे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 मत लिखना, उसकी जगह 12 लिखना। ठीक है, तो 12, 13, 14 3 क्वेश्चन उसमें और हो गए थे, है ना। अभी 15वें नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये 15वें नंबर क्वेश्चन है, पार्ट 5 से पहला है और क्रम से देखा जाए तो ये गद्य खंड का 15वां है। ठीक है, और क्रम से देखा जाए तो ये 31वां क्वेश्चन है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इस पार्ट 5 का नाम क्या है? सीरीज के फूल। इसको लिखा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अभी पार्ट 5 में से मैंने 1 और 2 ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। इसी के साथ आपकी काउंटिंग 15 और 16 हो जाएगी। अभी इसमें एक चैप्टर आपका और बचा है, जिसमें 2 चैप्टर मिक्स हैं, उसको मैं और कराऊंगा अभी इस वीडियो में। उसमें 1-2 क्वेश्चन और इंपोर्टेंट के रूप में है, उनको और ले लूंगा मैं। ठीक है, इसी के साथ अपना जो गद्य खंड है आरोह भाग 2 का, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, आपके लिए भी होगी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं ना। देखिए, खुशी की बात क्या है कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से आज मेरा ना 500 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा हो चुका है। अभी मुझे 4000 घंटे के वॉचिंग टाइम में पहुंचना है। साथ ही सब्सक्राइबर की बात करें तो 442 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तब जाकर के अपना चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ना मैंने अगर आपके लिए एग्जाम टाइम पे कुछ मदद की है, तो मैं आपसे एक अपेक्षा करना चाहूंगा, एक आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आपको ज्यादा नहीं करना, बस आप एक काम करना, अभी आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, जहां पे हिंदी की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी आपको। उसमें से जो सबसे अच्छी वीडियो आपको लगे उसको बस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर कर देना। ये इतनी बात मेरी मान लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज आपको नहीं सिखाई है या आपने मुझसे अभी तक कुछ सीखा है, तो अगर आप इतना कर सकते हैं, इससे हुआ क्या देखिए, इससे एक तो जो बच्चे, आप मान लो कि आपके स्टेटस 50 लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस को, 50 लोगों में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास वो वीडियो पहुंचेगी। हो सकता है उन 5 बच्चों को भला हो जाए। या छोटा सा काम करने से किसी का अगर भला हो रहा है तो हमें क्या आपत्ति है? कौन से पैसे लग रहे हैं? आप एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए मेरे किसी भी वीडियो को जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, आप अपने मन से चुनना। ऐसा नहीं कि इसी को शेयर करना है, जो आपको अच्छी लगे, सबसे अच्छी आपको लगी हो अभी तक की वीडियो में, उस वीडियो को आप उसकी लिंक को ना शेयर करना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, जिससे कि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। अगर आप इतना करते हैं तो मुझे बहुत गर्व होगा आप लोगों पे, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मेहनत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा? 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये है, देखिए बेटा, सीरीज के फूल से। सीरीज का फूल चैप्टर का नाम है। इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, सीरीज एक वृक्ष का नाम होता है और वृक्ष उसके फूल की बात इसमें होगी। ठीक है, यानी पूरे वृक्ष की बात इसमें होगी। तो सीरीज का जो फूल आपने, कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं होगा, कुछ बच्चों ने वृक्ष ही नहीं देखा होगा, पर आप इसके लिए एक काम करना, गूगल पे सर्च मारना सीरीज का वृक्ष, तो आपको ना उसमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इस सीरीज का वृक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, लेखक ने कालजयी, कालजयी का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है बेटा, इस कालजयी का, कि ना कालजयी का मतलब है जैसे जो काल से भी अजय हो, कालजयी, काल को भी जिसने जीत लिया हो, यानी काल का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला हो, उसे कहते हैं कालजयी। समझ गए? ऐसा व्यक्ति जिसने काल को जीत लिया हो उसे कहते हैं कालजयी। समझ गए?
अब ये जो कालजयी वाला जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है अवधूत लोगों के लिए। अवधूत देखने में बेकार लग रहा है ना वर्ड, लेकिन इसका अच्छा अर्थ है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि सन्यासी व्यक्ति जो होते हैं वो कालजयी होते हैं। सन्यासी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? कालजयी होते हैं। यानी कि सन्यासी व्यक्तियों को काल का कोई भय नहीं होता। सन्यासी व्यक्ति वो होता है जिसने अपना घर परिवार, मोह माया, ईर्षा, घृणा, त्याग सब कुछ छोड़ दिया हो, संसार से बिल्कुल मुक्त हो गया हो। उससे किसी के दुख की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब दुख हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना, खुशी हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, मतलब किसी प्रकार का उसको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल मस्त होकर जीता है। उस व्यक्ति को कहते हैं सन्यासी व्यक्ति। समझ गए ना? सन्यासी व्यक्ति क्या होता है? उसको मरने का भी कोई भय नहीं होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कालजयी, यानी उसने काल को भी क्या कर लिया? जीत लिया है। ये तो रही बात सन्यासी की। अब लेखक ने शीरीष के वृक्ष को, यानी शीरीष के वृक्ष कह लो या शीरीष लिख दिया मैंने, ओनली यहाँ पे किताब में ऐसे ही है इसलिए लिखना पड़ा है। लेखक ने शीरीष को कालजयी यानी कि अवधूत की तरह क्यों माना है? ऐसा भैया शीरीष के वृक्ष में क्या है जो सन्यासी की तुलना में आ रहा है? सन्यासी की तुलना लेखक ने उसकी कर डाली, ऐसा क्या है शीरीष के वृक्ष में? तो देखिए, जिस प्रकार से दुख सुख, हार जीत और जीवन में उथल पुथल जो भी होती हैं, उन सबका भय सन्यासी को नहीं होता है। जहां तक कि मृत्यु का भी भय उसको नहीं होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं सन्यासी। यानी विषम परिस्थितियों में सन्यासी क्या करता है? मस्त होकर जीता है। समझ गए? ठीक है। ऐसे ही अगर हम शीरीष के वृक्ष की बात करें, शीरीष का वृक्ष क्या होता है? ये भी देखिए, ये बसंत ऋतु जब आती है ना, बसंत ऋतु के आने पर, बसंत ऋतु का आने का मतलब है मार्च का महीना, ऐसा समझ लीजिए। बसंत ऋतु जो होती है अपने यहाँ मार्च के आधे महीने शुरू हो जाती है और अप्रैल के आधे महीने तक चलती है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। ठीक है। तो बसंत ऋतु जब आती है तभी शीरीष के वृक्ष में फूल लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यानी कि बसंत ऋतु का मतलब है चैत्र का महीना, लगभग मान के चलिए आप। ठीक है। देखिए, वही मार्च के महीने में चैत्र का महीना पड़ता है, वही बसंत ऋतु मार्च के महीने में आती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है। तो बसंत ऋतु जो होती है वो मार्च के महीने में लगभग आ जाती है। उसके बाद की बात करें तो चैत्र के महीने में आ जाती है। चैत्र के बाद आता है बैसाख, फिर आता है जेठ, फिर आता है आषाढ़। इस प्रकार से महीने चलते हैं हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। अब सोचिए, आप देखिए, चैत्र के बाद जब बैसाख आता है, ठीक है, उसके बाद जब जेठ आता है तब इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है जेठ के महीने में, तब भी शीरीष का जो फूल होता है, या कह सकते हैं शीरीष का जो वृक्ष होता है वो खिलता रहता है, फूलता फलता रहता है। सोचने वाली बात है ना। विषम परिस्थितियां उसके लिए भी होती हैं। हर पौधे के लिए जेठ का महीना बहुत भयंकर होता है ना। कोई भी पौधा हर ये सोचता है कि ना भैया ये जेठ का महीना निकल जाए, बस। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि सब दुआ करते हैं भगवान से, हम तुम लोग भी तो करते हैं कि ना बस जेठ का महीना निकल जाए, ये बहुत भयंकर वाला महीना आता है। तब भी देखिए, शीरीष का जो फूल होता है विषम परिस्थितियों में, यानी उसके लिए विषम परिस्थितियां हैं, तब भी वो फूलता फलता रहता है। तो शीरीष के फूल से कहीं ना कहीं, शीरीष के वृक्ष से हमें एक उम्मीद ही बनती है कि विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, एकदम हंस खेल के मस्त रहना चाहिए। ये शीरीष का फूल या वृक्ष जो होता है वो हमें बताता भी है। समझ में आ रही है ना बात? जिस प्रकार सन्यासी व्यक्ति विषम परिस्थितियों में घबराता नहीं है, उसे कोई भय नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से शीरीष का जो वृक्ष होता है वो भी विषम परिस्थितियों में, यानी कि जेठ के महीने में जो गर्मी, लू, उमस होती है, उसमें उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठंडा बना रहता है ना। तो उससे हम मालूम कर सकते हैं कि हाँ भाई, शीरीष का जो वृक्ष होता है वो किसके समान होता है? सन्यासी व्यक्ति के समान होता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने क्या कर दिया है? शीरीष के वृक्ष की तुलना सन्यासी व्यक्ति से कर दी है। अब थोड़ा सा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। कालजयी उसे कहते हैं जो समय में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावी रहता है। यानी कालजयी व्यक्ति किसे कहेंगे? कालजयी क्या होता है? तो कालजयी उसे कहते हैं समय में कोई परिवर्तन हो उससे उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, चाहे कुछ भी हो, है ना, उसे कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो हमेशा कालजयी बन के रहता है। यानी काल को भी जीत लिया उसने। ठीक है। उसे किसी प्रकार का काल से भी भय नहीं होता है। ठीक है। तो कालजयी उसे कहते हैं जो समय में होने वाले परिवर्तन से क्या रहता है? अप्रभावी। समय में किसी प्रकार के परिवर्तन होता रहे, उसे अप्रभाव, कोई प्रभाव नहीं उस पर डाल पाएगा समय। जीवन में आने वाले सुख दुख, हार जीत उसे प्रभावित नहीं कर पाते। किसको नहीं कर पाते? जो कालजयी होता है। कौन कालजयी होता है उसे कौन नहीं कर पाता? जीवन में सुख दुख जो होते हैं, हार जीत जो होती है, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह इनमें संतुलन बना के जीवित रहता है, यानी कह सकते हैं मस्त रहता है, संतुलन बना लेता है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। दुख है तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख में जाए दुखी नहीं होता, सुख में जाए कुछ नहीं होता। इस प्रकार संतुलन बना के रखता है। ठीक है। हार जीत का उसे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये गुण अवधूत अर्थात सन्यासी में होते हैं। ठीक है। जो कालजयी वाले गुण हैं, यानी कालजयी जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? सन्यासी में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से
शीरीष का वृक्ष भी भीषण गर्मी और लू में हरा भरा और फलों से लदा रहता है, इसीलिए लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत की तरह माना है। यानी सिंपल सी बात है, जिस प्रकार सन्यासी के लक्षण है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों न घबराने वाले, उसी प्रकार से जो शीरीष का वृक्ष है उसके भी गुण मिलते हैं। ये विषम परिस्थितियों में घबराता नहीं है, इसीलिए कवि ने इसको शीरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह मान लिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शीरीष का जो फूल होता है, थोड़ा सा शीरीष के बारे में और जान लेते हैं अपन। शीरीष का जो फूल होता है किस ऋतु में अपना सौंदर्य बिखेरता है, यानी कि ये कब फलता फूलता है। देखिए ध्यान से, शीरीष का पेड़, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, शीरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है, ऐसे भी। शीरीष का फूल कब से कब तक खिलता है, पेड़ कह लो फूल कह लो, बात एक ही है ना, बात तो फूल की हो रही है ना। शीरीष का फूल किस ऋतु में अपना सौंदर्य बिखेरता है और शीरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है, तो कुल मिलाकर उसका ड्यूरेशन बताना है। सिंपल सी बात है, शीरीष का फूल बसंत ऋतु, मैंने बता दिया आपको, मार्च के महीने में, या कह सकते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, मार्च का महीना कह लो या फिर चैत्र का महीना कह लो आप। शीरीष का जो फूल होता है वो बसंत ऋतु से खिलना शुरू हो जाता है, यानी कि मार्च के महीने से खिलना शुरू हो जाता है, यानी कि चैत्र का महीना लगता है, बसंत ऋतु आती है तब से। ठीक है, तथा भादों के महीने तक, देखिए चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, 6 महीने है ना, 6 महीने हो गए ना, 6 महीने तक क्या होता रहता है, खिलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शीरीष के फूल को शीत पुष्प क्यों कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका भी मैंने आंसर इसमें लिख दिया है, बढ़िया लगेगा, 2 नंबर लाके आप लिखेंगे तो। वो फूल की विशेषता ही बताई जा रही है इसमें। देखिए, शीरीष का फूल भीषण गर्मी लू में भी ठंडा बना रहता है, इसीलिए शीरीष के फूल को शीत पुष्प भी कहा जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तब पूरा लिख देना, ऐसे आए तब भी पूरा लिख देना। और मैंने भी बताया कि शीरीष के फूल को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है, तब भी ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों क्वेश्चन इसी में हो जाते हैं, आपके आंसर उन तीनों का एक ही है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, कब से कब तक, तो बसंत ऋतु से खिलना शुरू होता है और भादों के महीने तक खिलता रहता है, फलता फूलता रहता है। शीरीष का जो फूल होता है वो भीषण गर्मी में भी क्या रहता है, ठंडा रहता है, इसीलिए इसको शीत पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज इसके बारे में आपको और बताना चाहूंगा, शीत के जो फूल होते हैं ना, शीरीष के जो फूल होते हैं, शीरीष के जो फूल होते हैं ना, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, यानी कि वो सिर्फ भौरों का वजन सहन कर सकते हैं, यानी भौरों के पैरों का वजन सहन कर सकते हैं, किसी पंछी के वजन सहन नहीं कर सकते। वो कोई पंछी उन पर आगे बैठ जाएगा, उसका पुष्प जो होता है टूट जाएगा, समझ गए मेरी बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके फूल बहुत मुलायम है तो पूरा वृक्ष ही मुलायम होगा, नहीं, उसके जो फल होते हैं वो इतने कठोर होते हैं कि भैया तोड़ने से ही बड़ी में टूटते हैं, समझ रहे मेरी बात। कितनी भी तेज आंधी चलती रहे बहुत कम गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे ही नहीं, ये समझो, है ना। तो उसके फल जो होते हैं वो पेड़ को बहुत तरीके से पकड़ लेते हैं ना, और कह सकते हैं कि ना, अगर वो तोड़ने भी जाएंगे तो डाली भी तुमको टूट है संग में, इतने मजबूत तरीके से वो होते हैं, यानी कोई पंछी भी उन पे आके बैठ जाए उनके फलों पे तो फल नहीं टूटने वाला। ठीक है, और जो पुष्प होता है वो सिर्फ भौरों के पैरों का वजन सहन कर सकता है, ना कि किसी पंछी का। आई होप कि आपकी समझ में दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। और शीरीष का जो फूल चैप्टर है ये भी, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट 6, जो कि गद्य खंड का लास्ट पार्ट होगा, इसी के साथ गद्य खंड अपना समाप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अब बढ़ते हैं 17वें की ओर। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 17 जो पार्ट 6 से है। ये पार्ट 6 इस गद्य खंड का अंतिम पार्ट है। इसके साथ में गद्य खंड पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी बुक ही खत्म हो जाएगी, आरोह भाग 2। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट 6 में 1 और 2 और 3 क्वेश्चन लिए, कुल मिला के 19 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। 19 हो गए इस गद्य खंड में। और बात करें अगर आप इसके काव्य खंड की, आरोह भाग 2 काव्य 16 क्वेश्चन उसमें, कुल मिला के अभी तक 35 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है इस गद्य खंड के लिए, ठीक है, या इस बुक के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी बितान भाग 2 के ऊपर, यानी कि इसकी जो सेकंड बुक होगी अब तुम्हारी 12th क्लास की, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, पार्ट 6 का जो नाम है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें 2 पार्ट हैं, एक और पार्ट है इसमें, इसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इन दोनों पाठों को एक ही मिक्स कर दिया गया है। इसके राइटर कौन है, दोनों पाठों को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर। आपने इनका नाम अच्छे सुना भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते। 17 क्या कहता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आम्बेडकर के क्या तर्क है। क्वेश्चन यहाँ पे अटपटा सा है,
समझ में भी कम आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने की गारंटी देता हूं। देखिए, ध्यान समझने की आवश्यकता, समझ में आएगा 100%। इसमें दो वर्ण है पहले, एक तो है जाति प्रथा और एक है श्रम विभाजन। इन दोनों को पहले समझ लीजिए होते क्या है, ठीक है। मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम समझाऊंगा, ठीक है, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ये बहुत समय पुरानी बात है, जब क्या हुआ करता था कि ना कुछ लोग हुआ करते थे, उन लोगों को ना श्रम का मतलब होता है कार्य। पहले श्रम विभाजन को समझिए, श्रम विभाजन क्या होता है। तो श्रम का मतलब होता है कार्य। तो उन लोगों में ना काम को बांट दिया करते थे उस समय, पहले की समय की बात है भारत में, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। मान लो कि 9 लोग हैं, कितने लोग हैं, 9 लोगों को मैं 3-3 के समूह में बांट दूं, 3 3 और 3 3 समूह बट गए। इन 3 से मैंने कहा कि ना आप एक काम करिए, आपके लिए मैं काम बता रहा हूं। काम क्या है कि आप ना सोना चांदी बनाना शुरू कर दीजिए, यानी सोना चांदी से आभूषण वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए। तो इन 3 लोगों को काम दे दिया, 9 लोग थे टोटल, 3-3-3 करके 3-3 ग्रुप बना दिए, ठीक है। इनको काम दे दिया कौन सा, सोना चांदी वाला, ठीक है, इनसे आभूषण इनको बनाने हैं। ये 3 लोग थे, इनसे बोले कि ना आप एक काम करिए, लोहे से हथियार वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये लोहे से क्या करने लगे, हथियार औजार वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो इसने काम क्या किया बेटा, लोहे का काम किया। इन 3 ने क्या किया, इन 3 से बोला गया कि आप ना मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, मिट्टी से। तो ये सोना चांदी वाला काम कर रहे थे, ये लोहा वाला काम कर रहे थे, और ये मिट्टी से बर्तन बनाने का काम कर रहे थे। ये समय चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी प्रकार से पहले जमाने में काम को बांट दिया था, ठीक है। तो देखिए, काम को बांटना, काम मतलब होता है श्रम, काम माने क्या होता है, श्रम। तो इसे कहते हैं श्रम विभाजन, यानी कि 3-3 के ग्रुप में, यानी कि कह सकते हैं कितने भी लोग थे उनको बराबर भागों में उनको काम को बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे श्रम माने कार्य का विभाजन हुआ है ना। देखिए, यहाँ लोहा वाला काम है, यहाँ मिट्टी वाला काम है, यहाँ सोने चांदी वाला काम है, यहाँ पे हुआ है कार्य का विभाजन। कार्य मतलब होता है श्रम, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रम विभाजन। आई होप कि समझ में आ गया श्रम विभाजन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन जाति प्रथा के बारे में। ये जाति प्रथा कहां से आ गई, तो देखिए आगे बढ़े तो सोने चांदी वाले लोगों को बोलने लगे क्या, सुनार। क्या बोलने लगे, सुनार। इनका नाम दे दिया क्या, सुनार। ये इनकी जाति बन गई। लोहे वाले को बोलने लगे लोहार। क्या बोलने लगे, लोहार। और मिट्टी वाले लोगों को बोलने लगे कुम्हार। देखिए, ठीक है, कुम्हार बोलने लगे। तो इन तीनों की जातियों को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, यानी कि इनके कार्य के आधार पे, इनके श्रम के आधार पे क्या कर दिया, इनकी जाति फिक्स कर दी गई। तो देखिए, जाति प्रथा ये क्या है, यही है जाति प्रथा, कि लोगों को काम के आधार पे, श्रम के आधार पे क्या कर दिया, श्रम तो बांट ही दिया, साथ में उनको लोगों को भी बांट दिया, यानी कि उनकी जाति को भी क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो ये थी जाति प्रथा, समझ गए मेरी बात। यानी कि सोना चांदी तो है उनका श्रम और सुनार है उनकी जाति, ठीक है। ऐसे ही लोहा है उनका श्रम, लोहे से काम करना, लोहे का काम करना, और लोहार क्या है, उनकी जाति। समझ में आ गया होगा। ये बहुत समय तक चलती रही, तब किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं थी, नो टेंशन सब थे, क्योंकि उस समय ऐसी समस्याएं नहीं थी। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ, ये जाति प्रथा जो है इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब आप लोग इसको समझिए कैसे ले लिया। देखिए, अभी सुनार है, अब सुनार वाले जो बच्चे हैं उनके, वो सुनार का ही काम करेंगे, लोहार के बच्चे लोहे का ही काम करेंगे, और कुम्हार के बच्चे कुम्हार का ही काम करेंगे। यानी कि अगर कुम्हार का बच्चा सोचे कि मैं सुनार की दुकान खोल लूं, यानी कि सोने चांदी की दुकान खोल लूं, तो लोग बाग इसको खोलने नहीं देंगे, यानी कि इसको कमेंट करेंगे। ये खुद अपने आप में इसके दिल को ठेस पहुंचेगी कि मैं कुम्हार का बच्चा हूं, मैं सोने की दुकान क्यों खोले बैठा हूं। अच्छा, सुनार को अगर बोला जाए कुम्हार के काम करने लगो, नहीं करेगा ना। तो ये क्या है, जाति प्रथा, क्योंकि वो अपने आप को सुनार समझ रहे हैं, ये अपने आप को कुम्हार समझ रहे हैं। तो ये कुम्हार ने क्या, कुम्हार के काम क्या, उसके हिसाब से वो वही काम करने में मन लगेगा, उसका रुचि लगेगी, वो इस वाले काम को करने में शर्म करेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको दिल को ठेस पहुंचेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, तो ठीक है। तो ये आज चल रहा है, यानी कि लोहा वाला लोहे का काम करेगा, सुनार जो है सोने चांदी वाला सोने का ही काम करेगा, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति कुम्हार का ही काम करेगा, मिट्टी का ही काम करेगा। समझ गए, ये बड़ा रूप ले लिया। आज है कि नहीं बताइए मुझे।
आज अगर कुम्हार चाहे तो सोने की दुकान खोलना तो उसको लोग खोलने नहीं देंगे ना। तो ये बड़ा रूप हो गई कौन, जाति प्रथा। तब जाकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने विचार किया, जब ये हुए अपने जमाने में, इन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा ठीक है श्रम का विभाजन करना तो ठीक है, लोगों को काम बांट दिया, अच्छी अच्छी बात है, लोग वही काम करेंगे जो उनको दिया गया है। लेकिन ये जाति प्रथा, ये जाति वाला जो बांटना है, जाति प्रथा जो चल रही है, ये बहुत गलत है। अब इसके क्या क्या परिणाम है देखिए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के कारण लोगों ने कहा कि कुछ नहीं यार, जाति प्रथा क्या है, एक श्रम विभाजन का ही रूप है, ऐसा कुछ लोग मानते थे जो इसको अच्छा बताते थे वो, ठीक है। लेकिन अंबेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को विभाजन का, श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क थे, उन्होंने क्या क्या बताया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं है। तो अब अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, इससे क्या घाटा होता है, आप भी मुझे बताना कमेंट में करके, है ना, घाटा है कि फायदा है। देखना अभी क्वेश्चन पढ़िए, आंसर क्या है। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप ना माना, किसने नहीं माना, अंबेडकर जी ने। उसके पीछे कुछ तर्क भी दिए क्यों नहीं माना, वो देखिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा जो होती है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। मतलब समझिए, यानी कि लोहार की बीवी के पेट में बच्चा है तो उसका पहले से काम फिक्स कर दिया कि अब ये बच्चा ना बड़ा होकर के, पैदा जब हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा तब ये लोहे वाला ही काम करेगा, ठीक है। ऐसे कुम्हार की बीवी के पेट में जो बच्चा है उसका भी निश्चित है कि कुम्हार वाले काम करेगा। सुनार का बच्चा सुनार ही बनेगा। इससे क्या हुआ, सुनार का सुनार बनेगा, लोहार का लोहार ही बनेगा, कुम्हार का कुम्हार ही बनेगा। इससे एक चीज हुई कि ना श्रमिक बट गए, जो काम करने वाले लोग थे वो भी बट गए। अब उन्हें वो दूसरा काम में रुचि नहीं आएगी, वो नहीं कर पाएंगे, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, समझ गए, दूसरे काम करने की। तो उन्होंने क्या कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देती है। पहला इसका घाटा। दूसरा देखिए, जाति प्रथा श्रमिकों में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। कुम्हार सुनार दोनों काम के आधार पर बटे हैं भैया जी, इंसान तो 9 ही थे ना, काम के आधार पर इनको बांट दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, सुनार बोले कि हम सोने का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और कुम्हार बोल रहा है कि मिट्टी का काम करते हैं। तो ये सुनार अपने आप को ऊंचा समझने लगे और कुम्हार नीचे समझने लगे। इससे क्या है, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो रहा है। किसकी वजह से, इस जाति की वजह से, समझ गए। तीसरा देखिए, जाति प्रथा में श्रमिकों की रुचि व क्षमता का ध्यान ही नहीं रखा जाता। आज कुम्हार का बच्चा चाहे कि मैं भी सोना चांदी से आभूषण बना सकता हूं, ये मेरी क्षमता है, इसमें मेरी रुचि है, तो ना क्या होगा, उसकी रुचि का, उसकी क्षमता का ध्यान ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। करे अरे नहीं नहीं तू वो काम नहीं करेगा, तू कुम्हार वाले काम करेगा। सोचने वाली बात है ना। नेक्स्ट देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों को अपने पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कुम्हार का या लोहार का या सुनार का कि मैं अपना पेशा बदल दूं, यानी अपना धंधा जो है, काम धंधा, पेशा मान धंधा होता है, काम धंधा होता है, इसको बदलने की कोशिश करे तो उसको क्या नहीं होती है, श्रमिकों को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। वो वही काम करेगा जो उसके माता पिता ने किया, ठीक है। नंबर 5 देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का जो धंधा जन्म से प्राप्त होता है, यानी कि जिस घर में वो जन्मे हैं वही जीवन भर के लिए उनका निर्धारित हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, जाति प्रथा की वजह से। आप बताइए, श्रम विभाजन समझ में आप लोगों की में आ गया, जाति विभाजन समझ में आ गया, जाति प्रथा समझ में आ गई। अब आप मुझे बताना कमेंट में कि जाति प्रथा सही है कि गलत है, बताइए ना, मुझे जरूर बताना आप सब बच्चे, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा। चल रहा है, कुछ लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी मानते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग बताना, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जाति प्रथा बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ घाटा हो रहा है, कुछ फायदा होता है कि नहीं होता, या घाटा ही घाटा होता है ना। ये आपको डिसाइड करके ना बताना है मुझे कमेंट में, हाँ या ना में आंसर देना है, लिख के देना है कि जाति प्रथा गलत है या जाति प्रथा सही है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसे खत्म कर देना चाहिए, इससे घाटे घाटा है, ठीक है। नहीं करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ लिख देना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है। हमेशा से देखा जा रहा है कि जाति प्रथा जो है वो भारतीय समाज में, यानी अपने भारत में बेरोजगारी वो भुखमरी, बेरोजगारी आप समझते होंगे, कोई रोजगार ना हो
और भुखमरी तो आप भूख के मारे मर जाना, ठीक है, का एक कारण कैसे बनती रही है। हमेशा से जाति प्रथा के कारण क्या है, कुछ लोग भुखमरी के कारण यानी बेरोजगार हो गए, भुखमरी आ गई, भुखमरी के कारण वो क्या हो गए, मर गए। क्या ये स्थिति आज भी है? जाति प्रथा के कारण कैसे लोग भुखमरी के कारण मर जाते हैं, कैसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में समझने के लिए मिलेगा। देखिए आंसर बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है, यानी भारत में एक बड़ी समस्या बन के आज उभरी है ना, आज भी आप देखने के लिए मिल जाती है आपको। देखिए इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है, इससे क्या घाटा है, देखिए यहाँ पे कि एक जाति के लोग हैं, मान लो कुम्हार के लोग हैं, यानी सुनार है, सुनार से अगर कुम्हार का बच्चा जाके कहे कि मुझे सोने चांदी से आभूषण सिखा दे, तो वो नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि वो कुम्हार जाति का है, भैया जो सुनार जाति की है, सुनार जाति का व्यक्ति सुनार को ही सिखाएगा, सुनार के बच्चे को ही काम सिखाएगा, है ना। ऐसे कुम्हार जाति के कुम्हार वाले बच्चे को ही सिखाएगा, सुनार के बच्चे को नहीं सिखाएगा। ये चल रहा है। तो देखिए इससे क्या होता है, एक जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों को रोजगार देते हैं, समझ गए ना। ऐसा कानून में भी आपने देखा होगा, कई सरकारी जगह जो होती है वहां पे भैया माने की कोई सुनार का मतलब कोई इस जाति के अनुसार है तो वो अपनी जाति के लोगों को ही क्या देगा, रोजगार देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए एक जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों को रोजगार देते हैं, दूसरी जाति के लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। इससे क्या होता है ना। अभी सुनार को रोजगार दे दिया लेकिन कुम्हार को रोजगार नहीं दिया, तो कुम्हार का क्या होने वाला है, ठीक है। कुम्हार का मन नहीं, कुम्हार का जो बच्चा है वो सुनार के काम सीखना चाह रहा है लेकिन उसको सिखाया नहीं जा रहा है, तो अब उसकी रुचि कुम्हार वाले काम में है नहीं, तो अब वो क्या करेगा। परिणाम स्वरूप समाज में बेरोजगारी फैलती है। ऐसे फिर लोग वो काम नहीं करेंगे, कुम्हार वाला पसंद ही नहीं है। अभी नाई से बोलोगे भैया तुम बाल काटने का ही काम करोगे, लेकिन नाई का बच्चा बोलेगा नहीं मुझे इसमें रुचि नहीं है, मैं तो कोई और काम करना चाहता हूँ, तो बताइए, है ना, गलत है ना। कहीं ना कहीं वो दूसरा काम करना चाह रहा है लेकिन उसको वही वाला काम थोप दिया जाए उसके ऊपर, उसमें उसका मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो बेरोजगार बनकर घूम लेगा लेकिन वो वाला काम नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप समाज में बेरोजगारी फैलती है। समाज के लोगों का बेरोजगार रहने से बेरोजगारी फैलेगी। अब समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तुम भी घूम रहे हो, समझ रहे ना। हमारे तुम्हारे आस पड़ोस में देख रहे हैं बहुत से लोग किसके बेस से काम नहीं कर पाते। अभी कोई पंडित व्यक्ति है, पंडित से बोला जाए कि तू तेरा लगा ले, नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, उसकी बात खराब हो जाएगी। तो यही तो सिस्टम बन रहा है पूरा। जो उच्च जाति के लोग हैं वो छोटे मोटे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना उनके अंदर वो शुरू से भरा हुआ है, ये सब चीजें है ना। तो देखिए परिणाम स्वरूप समाज में बेरोजगारी फैलती है और समाज के लोगों का बेरोजगार रहने से उनकी जो अपनी जीविका है यानी जीवन यापन करने का जो तरीका है चलाने में कठिनाई होती है, ठीक है। इससे कठिनाई होने से क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में आमदनी न होने से कभी कभी लोग भुखमरी का शिकार भी हो जाते हैं। तो देखिए जाति प्रथा के कारण क्या हो रहा है, समाज में बेरोजगारी यहां फैल गई। क्यों फैली? क्योंकि एक समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों को रोजगार देंगे, दूसरे समाज के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, दूसरी जाति के लोग रोजगार नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए बेरोजगारी फैल रही है। दूसरा, बेरोजगारी फैलने से क्या हो रहा है, लोगों को अपने जीवन यापन करने में कठिनाइयां हो रही है ना। पर्याप्त मात्रा में आमदनी न होने के कारण क्या हो रहा है, लोग भुखमरी का शिकार होते जा रहे हैं। परंतु अब क्वेश्चन पूछा तीसरा, क्या यह स्थिति आज भी है? परंतु वर्तमान में जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि आज सभ्य समाज है और ना आजकल के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। इस वजह से ना क्या हो रहा है, वर्तमान में जाति प्रथा के जो बंधन है यानी कि अंबेडकर जी के विचारों पे आज लोग चल रहे हैं, है ना। वर्तमान में जाति प्रथा के बंधन वो ढीले पड़ गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज ये स्थिति नहीं है। समझ गए मेरी बात? इतनी ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था, बड़ा था लेकिन आसान बहुत था। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इस क्वेश्चन को मैं समझा नहीं रहा क्योंकि ना फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा आप इसको याद कर लें। 3 पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इसमें से आप चाहें तो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसमें से कोई 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, एक आध पॉइंट को एब्सोल्यूट यानी खत्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। समझ गए मेरी बात? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आरोह भाग 2 जो बुक है वो कंप्लीटली खत्म होती है। इसका काव्य खंड और गद्य खंड, टोटल काव्य खंड में 16 क्वेश्चन थे और टोटल गद्य खंड में आपके 19 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल मिला के 35 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए हैं।
अब मुलाकात करेंगे अपन नेक्स्ट बुक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बुक कौन सी होगी? आरोह भाग 2 खत्म हो गया, अब आएगी आपकी बितान भाग 2, समझ गए। फिर आपकी आएगी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो उन दोनों बुकों में से मिला करके मैं आपको कुल 15% दूंगा। 15 क्वेश्चनों से आपका आउट नहीं जाएगा। ये बड़ी वाली बुक थी, उसको मैंने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर एक चीज का ध्यान रखें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को या कोई भी जो आपको पसंद आई हो वीडियो, उसको शेयर करना ना भूलें। आप लोग मेरे लिए कोई काम करके देखिए, मैं भी आपके लिए भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप उतार सकें, ठीक है।